दोस्तों नमस्कार। जानकारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या कीमत है सोयाबीन की यह भी बताएंगे। उसके बाद आप दाम तय कीजिएगा। किसानों को बड़ा अच्छा लगा, हाथ में एक कंप्यूटर है और उसके बाद चीजें तय हो रही है। लगभग 38,000 कंप्यूटर इन्होंने बांटे। सोयाबीन नागपुर खासतौर से इसका एक बड़ा कहीं ग्राउंड जीरो है जहां पे ये चीजें तय होती है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कीमत अपने तौर पर तय करनी शुरू कर दी और दूसरी जगह पर बेचने की स्थिति सोयाबीन आई नहीं तो वो कंपनी खरीदती है अपने तौर पर। आप खुश हो जाते हैं कि आपके हाथ में कंप्यूटर है, लेकिन आय धीरे धीरे आपकी उस रूप में डेवलप नहीं हो पाई। तो जो कंपनी तय कर रही है यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो धीरे धीरे हर दिशा में चली जाएगी, जिससे घबराहट किसानों को है। क्योंकि ईमानदारी अगर रहेंगी, सरकार बार बार अपनी नीयत का जिक्र करती है। सवाल है कि नीयत तो इस देश के भीतर में मुनाफे से जुड़ी हुई है। मुनाफा अगर नहीं होगा तो क्या अंबानी और क्या अडानी और क्या टाटा और क्या बिरला, कोई भी इस देश में पैसा लगाएगा नहीं। पैसा तभी लगाएगा जब उसको लाभ होगा। जब लाभ होना बंद हो गया तो उसने बैंकों से कर्ज लेना शुरू किया। बैंकों को इशारा सरकार ने ही किया था कि आप इनको कर्ज दीजिए। उसके बाद इस देश के लगभग 7,000 से ज्यादा जो कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने कर्ज लिया, जो कर्ज नहीं लौटाया, वो बढ़ते लगातार जा रहा है और अब तो वो लगभग 20% तक पहुंचने की स्थिति में आ रहा है। तो फिर इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाभ पहली ईमानदारी है, मुनाफा पहली ईमानदारी है, जिसके लिए सरकार चाहती है कि हम आश्वासन और भरोसा दें आपको लाभ होगा। लेकिन किसानों को लेकर वह कोई मुनाफे या लाभ की स्थिति से कोई समझौता नहीं करती है, कोई छूट नहीं देती है। पिछले बरस याद कीजिए, कॉर्पोरेट को उसने 1,40,000 करोड़ का टैक्स रियायत दे दी, किसानों को नहीं दिया जाता है। तो किसान के पास जो एग्रीकल्चर है वह अपने आप में, अगर उसको सबको मिला दीजिएगा, आप अगर राज्यवार बांटिएगा तो स्थिति नाजुक हो जाएगी। लेकिन अगर सबको मिला दीजिएगा तो यह इतना बड़ा प्रोडक्ट है जिसपे दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि उसका कब्जा हो जाए, क्योंकि इससे पूंजी की उगाही बड़ी सीधी होगी। लोगों को अनाज चाहिए। इस दौर में जब लॉकडाउन की स्थिति में थे, सबसे ज्यादा फूड एंड ग्रोसरी ही तो था जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा हुई। बाकी चीजों की तो बिक्री हुई नहीं और दुनिया भर में हुई। और दुनिया भर में भारत ने इस वक्त इसलिए चावल सबसे ज्यादा निर्यात किया है क्योंकि जो स्थिति वियतनाम की हो गई है, जो स्थिति म्यांमार की है, जो स्थिति थाईलैंड की है, वो लोग नहीं कर पा रहे। कहीं सूखा पड़ा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, लेकिन भारत के किसानों ने जो उपजाया उसको कीमत में बेच दिया गया। लेकिन हमको लगता है यहां एक स्थिति आपको और समझनी चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है क्योंकि भारत ने इससे पहली बार चीन ने भी चावल खरीदा है। चीन के जरिए जो उसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमको लगता है ये आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि जो हम लोग धान खरीदते हैं 1,868 रुपये में, उस धान की स्थिति से भी सस्ते में चीन को बेचा गया है। 22 रुपये किलो चावल, जी 22 रुपये किलो चावल चीन ने भारत से खरीदा है। और भारत के भीतर में जो, अगर धान को आप एमएसपी से जोड़िएगा और 1 क्विंटल धान में से लगभग आपको मानकर चलना होगा कि 62 किलो चावल निकलता है, उसके लिहाज से अगर आप बांटिएगा तो लगभग 30 रुपये चावल पड़ता है जो आपको किसान को देना पड़ेगा। आप 22 रुपये में चीन को दे रहे हैं। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब है कि किसान ने जो उपजाया, जितना भी अनाज उपजाया है, उस अनाज की मौजूदगी सरकार के गोडाउन्स में है, तो वह उसके किसी भी हालत में बाहर से पैसा चाहती है। तो जब 22 रुपये किलो के हिसाब से चीन को वो अनाज बेच सकती है, तो फिर कॉरपोरेट को वो और सस्ते में अनाज उपलब्ध कराने की दिशा में लालच क्यों नहीं देगी? और कॉरपोरेट किसानों के ऊपर बोझ डाल के, अपने अनुकूल फार्मिंग करा के, जमाखोरी करके, बाजार की कीमत अपने हिसाब से तय करके काम क्यों नहीं करेगा? वो करेगा क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी जो है वह पहली जरूरत है इस कैपिटलिज्म की, इस मार्केट इकोनॉमी की। अब इसके बाद दूसरा सच्चाई है, क्योंकि इस देश के भीतर में हम लोग जब सिर्फ एग्रीकल्चर को जोड़ते हैं तो एक चीज और जरा समझ लीजिए कि भारत में एग्रीकल्चर रूरल इंडिया में ही होता है। रूरल इंडिया के भीतर में जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो खुले हुए हैं, वह तकरीबन 66 करोड़ अकाउंट है। उस 66 करोड़ अकाउंट में जो पैसा है वह लगभग 13,500 करोड़ है। सोचिए, 66 करोड़ अकाउंट में 63,000 करोड़ पैसा
एक्यूरेसी पैसा चाहिए तो 13,572 करोड़ रुपया उनका अकाउंट है। लेकिन जब आप इसको मेट्रोपॉलिटन में आते हैं जहां पर सारे रईस रहते हैं तो उनके अकाउंट है उस 66 की तुलना में आधे, लगभग 37 करोड़ अकाउंट है मेट्रोपॉलिटन्स के। लेकिन इनका पैसा जो है, गांव में पैसा अकाउंट दुगने हैं, पैसा 1/4 की स्थिति में है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन का पैसा जो बैंकों में है वह लगभग 65,000 करोड़ का है। आप इसको इस रूप में भी समझिए कि रूरल इंडिया के लोगों का अकाउंट लगभग 66 करोड़ रुपया। उसके बाद आप अर्बन में आइए, अर्बन में लगभग 33 करोड़ अकाउंट। उसके बाद आप आइए सेमी अर्बन में, उसमें लगभग 58 करोड़ अकाउंट। तीनों अकाउंट को जब आप मिला दीजिएगा अपने तौर पर, इन तीनों के अकाउंट को मिलाने के बाद आपको जानकर हैरत होगी ये तकरीबन 65,229 करोड़ से कई गुना ज्यादा बन जाता है। ये लगभग 160 करोड़ बन जाता है। 160 करोड़ अकाउंट इस देश के भीतर में मेट्रोपॉलिटन शहर को छोड़कर है, ठीक है। और यहां पर जो इनका पैसा जमा है वो सारा पैसा रूरल इंडिया, सेमी अर्बन और अर्बन तीनों को मिला दीजिएगा तो ये 60,000 करोड़ पैसा इनका बैंकों में जमा है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन में रहने वाले लोगों का 65,000 करोड़ जमा है। इसी 65,000 करोड़ में से मेट्रोपॉलिटन में रहने वाले तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम कॉरपोरेट के लोग हैं। वो अगर इतनी असमानता इस देश के भीतर में, तो जो पूंजी जिसके पास होगी उसी की मंडी होगी। आड़ती कह लीजिए, बिजनेसमैन कह लीजिए, छोटे व्यापारी कह लीजिए, बड़े व्यापारी कह लीजिए, सभी एजेंट के तौर पर उसी के लिए माल खरीदेंगे। वो माल अलग अलग राज्यों में पहुंच जाए, इसके लिए अडानी के गोडाउन्स खड़े हो गए देश के 14 राज्यों में। इन जगहों पर बहुत आधुनिकतम तरीके से माल पहुंच जाएगा। वो माल तभी निकाला जाएगा जब बाजार में उससे मुनाफा मिलना होगा। जो किसानों के साथ जो भी सौदा हुआ हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी किसानों के साथ घाटे का सौदा हुआ हो, जो भी सौदा होगा उससे जब मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तभी बात होगी। क्योंकि जो किसान जानकारी दे रहे हैं कि हमने इतने इतने पैसे में इतना इतना सामान बेचा और हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, उसका भी डाटा हमने किसानों से पूछा कि क्या आप कुछ बतला सकते हैं कि आपने कितना दिया है। तो आपको जानकर हैरत होगी, उन्होंने बताया टमाटर हम 5 रुपए किलो दे रहे थे, जो मार्केट में लगभग मौजूदा वक्त में 35 से 40 रुपए किलो है। हम सेब 10 रुपए किलो दे रहे हैं, जो इस समय 110 रुपए किलो बिक रहा है। जो दूध है हम 20 रुपए लीटर देते हैं, जो 42 रुपए लीटर बिक रहा है। जो दाल है, मूंग की दाल है, वो 46 रुपए देते हैं, जो कि बाजार में 120 रुपए। यह इतना बड़ा लाभ है। इतने बड़े लाभ को अगर आधुनिकतम तरीके से कर दें और बीच का ट्रैक्टर का पैसा, ट्रक का पैसा, आड़ती का पैसा, मंडी का टैक्स, सबको अगर एक कॉरपोरेट को ही देने की स्थिति में आई तो कॉरपोरेट का नेटवर्थ कितना बढ़ जाएगा, उसका मुनाफा कितना बढ़ जाएगा, यह कल्पना के परे है। लेकिन अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह आ रहा है कि इस देश के भीतर में जो एफसीआई के गोडाउन्स हैं, जिसमें आज की तारीख में लगभग ये माना जाता है कि 600 लाख टन अनाज रखा जा सकता है। सरकार का अपना आइडिया यह है कि लगभग 400 लाख टन स्टॉक की जरूरत होती है। बाकी की तो जरूरत होती इसलिए नहीं है क्योंकि बाकियों की जिम्मेदारी हम क्यों लें, हम तो सिर्फ पीडीएस सिस्टम की जिम्मेदारी ले रहे हैं और पीडीएस सिस्टम के जरिए लगभग 400 लाख टन अनाज हमको रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पहले स्टेज में सिर्फ पीडीएस सिस्टम को छोड़कर बाकी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, या जो भी है, जो भी राशन दुकान से नहीं जुड़ा है, वो सोच ले उसको जो भी मिलेगा वह कॉरपोरेट द्वारा तय की गई कीमत पर मिलेगा। यानी एक तरफ वही पूंजीपति, वही पूंजी जिसके पास पैसा है, वह किसानों के साथ चीजें तय करेगी कि आप इस रूप में वहां पर कीमत हम देंगे। उसके बाद वह कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं को, यानी खरीदारों को कहेगी हम आपको इस रूप में अनाज इतने कीमत पे देंगे। मुनाफे का एवरेज देखिए कितना बढ़ते जा रहा है। और उसका जब हम लोगों ने औसत निकाला है, जो हमारी टीम ने एक औसत निकाला, ये आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के बाजार में जो बार बार जिक्र होता है कि भारत के भीतर में किसानी की जितनी जमीन है उसमें उतना प्रोडक्शन इसलिए